हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, संविधान की पिछली कक्षा में आपने देखा कि संविधान और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, और साथ में आपने देखा था जो संविधान की पद्धतियाँ हैं प्रचलित, उनमें 3 पद्धतियाँ आपको बताई गई थी, जिसमें आपको समझाया गया था अधिसंघ, महासंघ, संघ और परिसंघ, इनमें क्या अंतर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना है तो उसकी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम उन बेसिक बातों को नहीं जानते हैं तो हम जो उसके कंसेप्ट हैं जो डीपली उन्हें समझ नहीं पाएंगे। तो एक हमारा एक सपोर्ट का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं संविधान की शब्दावली। तो उसको जानने के बाद आज की जो हमारी कक्षा है उसमें हम जानेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, एक राज्य का निर्माण कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं या कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो दुनिया में जितने भी देश हैं ये हम अपने व्यवहार में ये प्रचलन में इनको बोलते हैं, जबकि वास्तव में इनको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम राज्य बोलते हैं, ना कि देश। आप इसको राष्ट्र या राज्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक देश के लिए या आप कह सकते हैं राज्य के लिए एक विधि या विधि की सर्वोच्च किताब है जिसे संविधान कहते हैं, और जिस तरीके से चला जाता है उसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जो शुरू की जाएगी, ये सभी जो अध्ययन है या सभी जो सार है वो संविधान में लिखा होता है। तो आज हम जो राज्य है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए विश्व में जितने भी राज्य होंगे उनको हम 4 शर्तों के अंतर्गत एक राज्य मानेंगे। राज्य वास्तव में होता क्या है, एक सभ्य समाज की पहचान होती है, जिससे जो वहाँ के नागरिक हैं और वहाँ की जो सरकार है उनके बीच परस्पर संबंध होता है। एक अच्छे शासन के लिए एक अच्छी सरकार का होना और एक नियमित रूप से शासन का चला जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है लगभग 16वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें जो मैकियावेली है ये राज्य की उत्पत्ति के एक जनक माने जाते हैं, जिन्होंने द प्रिंस में इसका उल्लेख किया है। और एक राज्य के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो 4 कौन कौन से हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। राज्य निर्माण के 4 आवश्यक तत्व। सबसे पहला तत्व होगा निश्चित भूभाग, दूसरा तत्व होगा जनसंख्या, तीसरी होगी सरकार और चौथी होगी संप्रभुता। यदि कोई क्षेत्र इन चारों चीज़ों को यानी 4 तत्वों को पूरा कर लेता है तो एक सभ्य समाज की पहचान या राज्य कहलाता है। लेकिन हम आगे भी जानेंगे कि राज्य और राष्ट्र में भी अंतर होता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। अब इसका जो उदाहरण हम लेते हैं भारत को। तो सबसे पहले विकल्प के आधार पर अगर प्रश्न बना कि किसी राज्य का निर्माण करने के लिए कितने तत्व आवश्यक होने चाहिए, तो आपका आंसर होगा विकल्प में 4। वे 4 कौन कौन से हैं मैंने आपको अभी बता दिए, थोड़ी देर पहले ही उनको दोहरा देता हूँ। निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो हम भारत के संबंध में इसको प्रैक्टिकल जानते हैं। हम अगर भारत की बात करें, वर्तमान भारत की, तो भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब है भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो क्षेत्रफल में या जनसंख्या में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर भारत को एक संघ बनाया गया है। इसलिए जब हम संविधान पढ़ेंगे तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ है। और आपको मैंने बताया कि संघीय पद्धति के अंतर्गत जो भारत एक संघ है, कोई भी राज्य से अलग नहीं हो सकता। इसे हम कहते हैं अखंड भारत, अर्थात सभी राज्य केंद्र के अधीन रहते हैं। और भारत को जिस तरीके से चला जाता है राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत जो पद्धति है इसमें 2 सरकारें हैं, संघ के अंदर केंद्र और राज्य हैं। और हमारे भारत में जो संघ पद्धति है इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है और राज्य इसके अधीन कार्य करते हैं। तो हमने वर्तमान भारत को देख लिया, लेकिन हम बात करते हैं जिस समय भारत में ब्रिटेन का शासन हुआ करता था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत एक राज्य कब बना। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं 1946 1946 से पहले भारत था एक उपनिवेश। 15 अगस्त 1947 भारत बना एक अधिराज्य, और 26 जनवरी 1950 भारत बना एक राज्य, और इसे कहते हैं संप्रभु राज्य। तो इन 4 तत्वों को, ये जो 3 तिथि मैंने लिखी हैं, इनके सापेक्ष यानी इनकी तुलना करके हम जान लेते हैं। तो 1940 से पहले जब भारत में जो जनसंख्या है
उसको देखते हैं हम, और भारत का एक भूभाग क्षेत्र देखते हैं। यानी भारत एक राज्य के रूप में अगर विकसित क्रम में देखा जाए तो सिर्फ दो शर्तें पूरी करता था 1940 से पहले। जब भारत में अंग्रेज शासन करते थे तो भारत एक उपनिवेश था, और उपनिवेश का अर्थ होता है जब कोई बाहरी व्यक्ति शासन प्रशासन आकर अपने हाथों में ले लेता है। तो भारत राज्य के रूप में सिर्फ दो शर्तें पूरी करा था, लेकिन पूर्ण राज्य था नहीं। एक तो अपनी खुद की ज़मीन और एक जनसंख्या। लेकिन जैसे हम स्वराज्य की मांग करते आए, हमने अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखी कि भारत को कम से कम अधिराज्य के रूप में स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन बाद में 1940 के बाद में जो अंग्रेज है राजी हुए थे भारत को छोड़ने के लिए, वो अधिराज्य के रूप में ही राजी हुए थे। इसमें क्या कहा गया था कि अंतिम निर्णय तो ब्रिटेन लेंगे और भारत वाले सरकार चलाएंगे, और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक जो स्वतंत्रता मिली है वो अधिराज्य के रूप में मिली है, पूर्ण राज्य के रूप में नहीं मिली है। इसका अर्थ ये होता है कि एक राज्य को पूर्ण करने के लिए हमें सिर्फ सरकार मिली थी। और आज हम ये भी जानेंगे जो 15 अगस्त है 1947 को जो भारत को अधिराज्य बनाया गया, अधिराज्य का अर्थ क्या होता है, इसे हम क्यों मनाते हैं, और 26 जून 1950 को जो गणतंत्र दिवस है उसे हम क्यों मनाते हैं, दोनों में अंतर जानेंगे। तो हमने अभी देखा जो सरकार है वो मिल गई है, 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया एक अधिराज्य। इसके बाद जैसे ही हमारा संविधान निर्माण शुरू हुआ और संविधान को लागू करने का समय आया, तो हमने पूर्ण रूप से संविधान 26 जून 1950 को लागू कर दिया। लेकिन इस समय और 15 अगस्त 1947 इन दोनों में क्या अंतर था? अंतर एक बात का था कि अब भारत के पास एक ऐसी पावर आ गई जिसे कहते हैं राज्य का प्राण तत्व, और वो था निर्णय लेने की अंतिम शक्ति। अब आज भारत में जो सरकार है वो अपने देश के अंदर और देश के बाहर कोई भी निर्णय स्वतंत्र तरीके से ले सकती है, हम किसी के अधीन नहीं हैं। तो इसका अर्थ यह है, संविधान में अब व्यवस्था कर दी गई कि भारत अपने आंतरिक मामले गृह नीति और बाह्य मामले विदेश नीति, इन दोनों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आज हम किसी के अधीन नहीं हैं, और इसे हम राज्य का पूर्ण होना कहते हैं। आज हमारे भारत में ये चारों तत्व पूरे हैं, इसलिए भारत को अब हम राजनीति के अंदर राज्य कहेंगे। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। अगर वो चार शर्तें पूरी कर देते हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, तो एक राज्य कहलाता है। अब अगर क्वेश्चन ये आया कि बताइए भारत एक राज्य के रूप में कब विकसित हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभु देश कब बना? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत एक अधिराज्य कब बना, तो 15 अगस्त 1947 को। तो हमने यहाँ 3 तिथि देखी और इनमें तुलना की, उपनिवेश, अधिराज्य, राज्य, संप्रभु राज्य किसे कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के लिए जो 4 सिद्धांत हैं ये आवश्यक हैं, तभी एक राज्य की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, हमने आज राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छे से जाना। आगे इस राज्य का प्रशासन कैसे चला जाता है उसके संबंध में आपकी जो संविधान की कक्षा है वो आगे शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।